में स्टेट पीसीएस और आईएएस को मिला के मैंने 14 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। अगर मैं अब इतनी उम्र तक इस फील्ड में खड़ा रहा तो मेरे उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था कि मेरी पीएचडी थी, जीआरएफ और पीएचडी जो थी वो मुझे ये सपोर्ट करती थी कि ठीक है मैं कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही जाऊँगा। आते थे कहीं जाते थे तो बगल से किसी अधिकारी की गाड़ी गुजरती थी तो वो दिखाते थे कि ये डीएम है, एसपी हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ से लगता था कि ठीक है मैं भी बनूँगा। ऑनलाइन क्लास से बनाया था तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में करके नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। अब देखिए इसमें क्या है कि बगल में जगह खाली रहता है तो आप यहाँ पढ़ते हैं और कुछ नोट करना हो तो इनको बगल में नोट करते चलिए। मिर्जापुर कैला गुलजार हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर भागीरथी सर, जिन्होंने अभी हाल ही में जो यूपी-PCS का रिजल्ट आया था उसमें नायब तहसीलदार के पद पर 93 रैंक के साथ चयनित हुए। साथ में सर ने 4 टाइम्स यूपीएससी का मेंस भी लिखा है हिंदी मीडियम से, और इसके अलावा सर ने नेट, जेआरएफ और साथ में हिस्ट्री में पीएचडी भी कर रखी है। और सर को यूपी-PCS जैसे एग्जाम्स को क्लियर करने में इतना टाइम क्यों लग गया है, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या टाइम टेबल था और उनका क्या मोटिवेशन था कि वो कंटिन्यू इतना टाइम लगने के बाद भी प्रिपरेशन को करते रहे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सर आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड वगैरह बताइए सर। ये मेरा नाम डॉक्टर भागीरथी सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले से हूँ। मैंने इतिहास विषय में प्राचीन इतिहास से पीएचडी कर रखी है। ओके, सो सर अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो सर वो क्या है? फैमिली बैकग्राउंड में मेरे मम्मी पापा दोनों लोग किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। मम्मी का बिल्कुल मतलब अनपढ़ है, उन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। पापा थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन खेतीबाड़ी करते हैं, किसानी करते हैं। ओके, सो सर अगर हम बात करें आपकी जर्नी की तो आप कितने टाइम से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया आपने या कब से? ओके, देखिए अगर ऐसे देखें तो हमने जर्नी माना जाए तो ये मान सकते हैं कि हम 2010 से लगभग शुरू किए, लेकिन बीच में मैं जब जेआरएफ हुआ और उसके बाद मैं पीएचडी करना शुरू कर दिया तो 2012 से लेके 2018 तक ऑलमोस्ट 17 में मैंने पीएचडी की थीसिस जमा की थी, 18 में मेरा डिग्री अलॉट हुआ। तो इस बीच का जो टाइम था मेरा वो बहुत अच्छे से मैं तैयारी में नहीं दे पाया, उसी में बिजी रहा। बाद में मैं 2018 के बाद से मैं अपने समय को सही ढंग से यूटिलाइज कर पाया हूँ। तो अभी 2018-19 ये सब मेंस दिया, इंटरव्यू दिया और उसके रिजल्ट ओके, सो सर आखिरकार आपने यूपी-PCS या यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, तो ये क्या ज़रूरत थी कि आपको जेआरएफ वगैरह की तरफ जाना, क्योंकि आपको पता है कि आप टाइम नहीं दे पाओगे, प्रिपरेशन करना स्टार्ट तो कर दिए जैसे आप खुद बता रहे हो कि मैंने टाइम नहीं दे पाया। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप अपने साथ साथ आए कि अपना प्लान भी लेके चलो कि आप अगर इसमें असफल होते तो क्या होगा। दूसरी चीज़ मेरे लिए जेआरएफ क्वालिफाई करना, एक्चुअली मेरी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत ख़राब थी, तो अगर मैं जेआरएफ क्वालिफाई नहीं करता और मुझे जेआरएफ का फेलोशिप नहीं मिलता तो शायद मैं अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। इसलिए मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना और पीएचडी करना मेरे लिए एक तरह से मुझे बाध्यता भी थी और मेरी बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी, इसलिए मुझे करना पड़ा। ओके, सो जैसे आपने 2010 से स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो तब कोई एग्ज़ाम वगैरह दिए थे यूपीएससी या यूपी-PCS वगैरह के? देखिए उस टाइम पे मैंने 2010 में मैंने यूपी-PCS का भी एग्ज़ाम दिया था और यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था। दोनों के मैंने प्रीलिम्स फेल किए थे। मैंने 2011 में बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, बिहार PCS का, वहाँ पे मैंने प्रीलिम्स पास किया था और पहला मेंस मैंने 2012 में दिया और 2012 में मैंने उत्तराखंड PCS का भी मेंस दिया था। तो 2 मेंस मैंने 2012 में दिए थे, लेकिन उसके बाद जैसे मैं पीएचडी में आया तो मेरा ये मेंस देने का जो वो सिलसिला था ब्रेक हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स निकलना बंद हो गया। फिर मैं जब इधर आया पीएचडी कंप्लीट करने के बाद फिर मैं मेंस दे पाया और फिर आगे बढ़ पाया इसमें। ओके, सो आपकी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि नए आएंगे दिल्ली में प्रिपरेशन करने के लिए, तो क्या उनको इस तरीके की चीज़ें करनी चाहिए? देखिए मेरा इसमें सजेशन ये है कि आप ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करना शुरू करते हो तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अपना बीए या बीएससी जो भी किए तो उन्होंने पढ़ाई बंद करके तैयारी शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अदर साइड से आप कुछ और भी करते रहो, जैसे प्राइवेट हो, इग्नू से या डिस्टेंस लर्निंग से बीए एमए कुछ भी एमए काम कुछ भी करते रहो। उसे करने के बाद आप जिस सब्जेक्ट से हो फिर उसे नेट जेआरएफ हो जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन खुल जाता है। सिर्फ आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस तक सीमित नहीं रहते हो, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, पीएचडी भी कर सकते हो। तो आपके पास थोड़ा वेरिएशन हो जाता है, प्लान भी रहता है। तो आप इससे ये फ़ायदा होता है कि आप डिप्रेस नहीं होते हो। अगर मैं अब इतनी उम्र तक इस फील्ड में खड़ा रहा तो मेरे उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था कि मेरी पीएचडी थी, जीआरएफ और पीएचडी जो थी वो मुझे ये सपोर्ट करती थी कि ठीक है मैं कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन ही जाऊँगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इसमें दम लगा के काम करो, नहीं होगा तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर तो अपना है ही। अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एडहॉक लिस्ट बनती है उसमें भी मेरा नाम है
और 2018 में मेरा हुआ था, बट मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, उसको छोड़ रखा। सो कहीं ना कहीं सर ऐसा नहीं हो सकता था कि आप 2010 में प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और 1-2 साल में ही UP-PCS या UPSC जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे? बिल्कुल कर सकता था, एकदम कर सकता था, अपने पास टैलेंट भी था, सब कुछ था, बट वही है, सबकी सिचुएशन अलग अलग हैं। हमारी फैमिली बैकग्राउंड जो थी उसके हिसाब से मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि उस तरीके की चीज़ें मैं तब दिल्ली नहीं आ पाया, हमें कोचिंग नहीं मिल पाया, या हमें यहाँ तक की नहीं जानकारी थी कि कौन से बुक कैसे पढ़ने हैं। तो जो कुछ किया अपनी गलतियों से सीखा, अपनी गलतियों से सीखते गए, और फिर आज उस मेच्योरिटी पे आए कि एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए। ओके, सो सर जैसे कि आपने बताया कि आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हो, तो कहाँ से मोटिवेशन मिला कि UPSC या UP-PCS जैसे बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए, ऑफिसर पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहिए? अब देखिए, हम लोग जहाँ से आते हैं ना, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी इलाका है या बिहार जो क्षेत्र है ना, तो ये UP बिहार में IAS-PCS का बहुत क्रेज है, और एक माना जाता है कि वो सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा विषय होता है। हमारे पापा भी हम लोग को कभी लेके जाते थे, कहीं जाते थे तो बगल से किसी अधिकारी की गाड़ी गुजरती थी तो वो दिखाते थे कि ये DM है, SP हैं, जा रहे हैं, तो वहाँ से लगता था कि ठीक है मैं भी बनूँगा। तो वो बचपन से ही दिमाग में आ गया कि हाँ कुछ बड़े अधिकारी वाला काम करना है। तो प्राइमरी या जो भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते रहे, वहाँ से भी दिमाग में ये चीज़ें चलती रहीं कि हाँ ठीक है करना है, और धीरे धीरे अपने सिचुएशन के अनुसार ढाल के यहाँ तक पहुँचा। ओके, सो अगर हम बात करें सर, अब आप अपने अटैम्प्ट्स बताइए कि आपने कब अटैम्प्ट कौन सी दी और उसका क्या रिजल्ट रहा? जैसे कि 4 बार आपने मेंस लिखा UPSC का, तो इस तरीके से। अब देखिए, मैंने UPSC में मैं OBC बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे 9 अटैम्प्ट मिलते हैं जी, और मेरे साथ ये हुआ कि मैं अभी तक 8 अटैम्प्ट दे चुका हूँ। 8 अटैम्प्ट। तो मेरे बस 1 अटैम्प्ट बचे हैं जो इस बार मैं उसको ले रहा हूँ। लास्ट अटैम्प्ट है मेरा, बाई एज और सब कुछ इस बार मेरा समाप्त हो रहा है। तो मैंने इसके पहले UPSC के 4 बार मेंस दिए। दिक्कत ये है कि देखिए, मैं 4 बार मेंस में सबसे बड़ी समस्या होती है, हम लोग हिंदी बैकग्राउंड के, मैं 3 बार मेंस में जो क्वालिफाइंग इंग्लिश होता है उसमें फेल हो गया। मैं इंग्लिश क्वालिफाई नहीं कर पाया। मेंस में इंग्लिश क्वालिफाइंग जो होता है उसमें 300 में 75 नंबर लाने होते हैं। 3 बार मेरे 75 नंबर नहीं आ पाए। सिर्फ 1 बार मैं अभी अब तक अपने मेंस का रिजल्ट देख पाया हूँ, मार्कशीट देख पाया हूँ। इसके पहले मुझे मार्कशीट देखने को नहीं मिली। तो मैं सारे हिंदी मीडियम के जो भी हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप इंग्लिश को ठीक ठाक रखो, इतना इंग्लिश रखो कि मतलब आपका मेंस में जो क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग जो पेपर है वो ना फंसे। नहीं तो आप तैयारी करते रहोगे। मेरे 3 मेंस निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं GS में कितना पा रहा हूँ, ऑप्शनल में कितना पा रहा हूँ। ठीक, ये समस्या आई मेरे साथ। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया आपका इंग्लिश वीक था, तो आपने क्या किया इंग्लिश को अपना सही करने के लिए या फिर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट लाने के लिए? देखिए, जब मैं दिल्ली में आया तो ये रियलाइज़ हो गया मुझे कि हाँ करना पड़ेगा, इंग्लिश किए बिना हो नहीं सकता। तो फिर मैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने शुरू किए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इन पे, और थोड़ा एक आध कोचिंग भी लिया इंग्लिश का, जहाँ से एक दिल्ली में पढ़ाते थे विप्लव घोष सर, तो उनसे वो इंग्लिश ही ज़्यादा पढ़ाते थे UPSC वालों को, तो उनका लिया और उन्होंने ज़्यादा कुछ हेल्प किया। तो उसके बाद मेरा ये इंग्लिश क्वालिफाई कर पाया मैं। ओके, सो जैसे कि आपने बताया था कि आप प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट तो हो गए थे, PhD कर ली, बट एक बार जब जो नायब तहसीलदार आप सिलेक्ट हुए तो उसकी आपको एक अलग ही खुशी होगी, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके माँ बाप को बहुत ज़्यादा उम्मीद होगी। तो आपने कॉल किया था तो उनका रिएक्शन क्या था? अब देखिए, मेरे माँ बाप तो आप समझिए कि किसान हैं, तो उनके लिए तो एक छोटा कर्मचारी बन जाता मैं तो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से परिवार वालों की उम्मीद हो गई थी कि हाँ ठीक है कोई ना कोई अधिकारी बनेगा, मेंस दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो निश्चित तौर पे बनेगा ही। तो सबको हर मेंस के बाद, हर इंटरव्यू के बाद रिजल्ट का वेट रहता था कि अब कुछ रिजल्ट सुनने को मिलेगा। अब जब मैं अभी ये जब रिजल्ट आया तो मैं जब कैसे मेरे भैया हैं, बड़े भैया, उनको मैं फ़ोन करके बताया, और मेरे पापा हैं उनको, तो जिनको बताया वो लोग मतलब फिर उसके बाद कुछ बोल नहीं पाए, कुछ रिएक्शन नहीं दे पाए। अब मैं जानता हूँ क्या हो रहा होगा, वो ऑब्वियसली रो ही रहे होंगे, तो वो कोई रिएक्शन नहीं दे पाए। फिर उसके बाद मैंने बोल के अपना फ़ोन भी काट दिया। मैं भी उस समय जब रिजल्ट आया था, बहुत टाइम बाद सर, हाँ, बहुत वेट करने के बाद रिजल्ट आया था, तो इसलिए वो था। ओके, सो सर जैसे कि आपने बार बार मेंस दिए और आप फाइनल इंटरव्यू नहीं पहुंच पाए, मेंस में आपकी ऐसी क्या कमियां रहती थी कि जिनकी वजह से आपका मेंस क्लियर नहीं होता था? ऑब्वियसली बात है, आंसर राइटिंग वगैरह। देखिए, मैंने अब तक अपनी लाइफ में स्टेट PCS और IAS को मिला के मैंने 14 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, जिसमें से मैंने 10 मेंस दिया है। ठीक, लेकिन मैं इंटरव्यू 3 ही दे पाया। ठीक, तो समस्या यही रही कि UPSC के इंटरव्यू को तो सबसे बड़ी समस्या रही कि मैं इंग्लिश में बार बार फेल हुआ। अगर पहले बार ही अपनी कमी पता चल जाती तो शायद UPSC में कर ले जाता। स्टेट PCS में भी मैं जितना सीरियसली दे पाना था ना, उतना सीरियसली दे नहीं पाया।
इस वजह से दिक्कत हुई। आंसर राइटिंग वगैरह में भी मतलब ये कि बड़ा हल्के में ले लिया कि ठीक है यार हो जाएगा ऐसे करके, तो कई सारे तो ऐसे निकल गए। तो जब तक आप सीरियस नहीं होंगे और इसके की फैक्टर को नहीं पकड़ेंगे तब तक तो सिलेक्शन होने वाला नहीं। यस सो सर, जैसे कि कहते हैं भले आप यूपीएससी की तैयारी के बाद सेलेक्ट ना हो पाओ, लेकिन एक जो एक्सपीरियंस होता है वो कहीं ना कहीं अमेजिंग होता है। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार बताइए कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, अभी आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? और देखिए अब सच तो ये है कि देखिए ये जिस एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हुआ इसमें को मैंने बहुत हल्के में एग्ज़ाम दिया था, ये जिसमें मैं सेलेक्ट हुआ। उसके पहले 18 वाला भी मेंस दिया था, इंटरव्यू भी दिया था, उसका रिजल्ट आया, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके 10 दिन बाद ही इसका मेंस होना था। तो बस ये था कि ठीक है किसी तरह से दे देते हैं, लेकिन ये था कि दिल खोल के लिखा एकदम। एग्जामिनेशन हॉल में ये था कि भाई जितना आता है अपना दम लगा के लिखना है, भले पढ़े नहीं हैं, तैयारी नहीं की हैं, लेकिन अगर जितना आता है कॉन्फिडेंस था कि दम लगा के लिखेंगे तो हो जाएगा, और हो गया। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप डरो मत, ठीक। एग्जामिनेशन हॉल में डरो मत, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जितना डरना है एग्जामिनेशन हॉल के बाहर डरो। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर का मतलब कि आप 6 महीने पहले, साल भर पहले जब तैयारी करते हैं उस समय आपके मन में डर होना चाहिए कि हमको कितना मेहनत करके पढ़ना है। आप एक बार पढ़ाई अपनी कंप्लीट हो जाती है और जब एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आ जाते हो तो सारे डर किनारे रखो और एकदम शेर की तरह से जाओ एग्जामिनेशन हॉल में और एग्ज़ाम अपना दे के आओ, और निश्चित तौर पर आप डरेंगे नहीं तो आपका रिजल्ट होगा। ओके सो सर, जैसे इंटरव्यू में जब आप गए थे तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अगर एक आध दो क्वेश्चंस की बात करें तो क्या पूछा गया था? अब इंटरव्यू में देखिए मेरे साथ ये है ना कि जहाँ भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो मेरे साथ इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन होता है PhD और उसके बाद फिर मुझसे इतिहास पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे भी यूपी में भी इतिहास से ही क्वेश्चन पूछे गए। एक इतिहास के शायद प्रोफेसर रहे होंगे, तो उन्होंने जाना कि मैं एंशियंट हिस्ट्री से हूँ, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए। एक एंशियंट पीरियड में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी करके एक बुक है, उससे उन्होंने कई सारे क्वेश्चन पूछे। अशोका से क्वेश्चन पूछे, अकबर से क्वेश्चन पूछे, ठीक है। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके सो हिंदी, अगर हिंदी मीडियम से देखा जाए तो PhD वगैरह में कितना क्रेज़ है? बिल्कुल है। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया, पूरा इंडिया इंग्लिश मीडियम में ही चल रहा है। जो दिल्ली विश्वविद्यालय JNU यहाँ पे भी हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, ऐसा है नहीं। आप किसी भी मीडियम से करो, आप PhD होती है, और जहाँ भी रहेंगे आप, आपकी डिग्री है तो आपको वो पद मिलेगा ही। वहाँ पे मीडियम, जैसे UPSC में थोड़ा मीडियम का फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनने मीडियम का कोई फ़र्क नहीं है। यस ओके सो सर, अगर आपके टाइम टेबल की बात करें, क्योंकि टाइम टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान, तो देखिए टाइम टेबल में सारे जितने भी तैयारी करने वाले लोग हैं, मैं उनको एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप अपना दिनचर्या ठीक रखो, ठीक है। आप अगर दिनचर्या अपना सही नहीं रखोगे, मतलब आप रात में 2 बजे सोओगे, 4 बजे सोओगे, 10 बजे सोओगे, कोई फिक्स नहीं है। 2 बजे जगो, सुबह को 10 बजे जगोगे, 12 बजे जगोगे, कोई फिक्स नहीं है। कहीं कुछ करने चले गए, मतलब डिसिप्लिन अगर नहीं हो तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। आप डिसिप्लिन रहो, समय से 10-11 बजे सो जाओ, सुबह अर्ली मॉर्निंग जग जाओ, थोड़ा दौड़ धूप लो, फिजिकली फिट रहो, और जब फिजिकली फिट रहोगे, आओगे 6 बजे 7 बजे बैठोगे पढ़ने, तो आराम से शाम तक पढ़ाई करोगे। दिन भर में ही तुम्हारा 8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है। तो आपके पास अगर आप अपनी डिसिप्लिन उसमें रहते हैं, आपकी दिनचर्या एकदम डिसिप्लिन रहेगी, तो आपके पास बहुत पर्याप्त समय रहेगा पढ़ाई करने का। और मैं हमेशा से डिसिप्लिन पढ़ाई करता हूँ। अर्ली मतलब पहले सो जाना, सुबह में जल्दी जग जाना, थोड़ा दौड़ना, जॉगिंग करना, और उसके बाद दिन में अपनी पढ़ाई करना। रात वाली पढ़ाई नहीं करता मैं, दिन में पूरी फोकस करके पढ़ाई करता हूँ। ओके सो सर, आपकी हॉबीज़ वगैरह क्या रही? जैसे कि आपने बताया आप बहुत सारी हॉबीज़ हैं। हाँ, हॉबीज़ तो हैं। जैसे मैं गाने गा लेता हूँ। जैसे मैं जहाँ से रहता हूँ भोजपुरी क्षेत्र है, तो भोजपुरी गाने बहुत अच्छे गा लेता हूँ। सर फिर गाने की 2 पंक्तियाँ हों। और मैं गज़ल भी गा लेता हूँ, मतलब जो भी ऐसे गाने चलते हैं। अगर 1-2 पंक्तियाँ सर सुनाना चाहो, क्या सुनाऊँ बताइए आप? आपको जो अच्छी लगती हो, आपकी फेवरेट हो जो। अब मैं चूँकि इसको देखने सुनने वाले लोग तो बहुत वो होंगे, क्योंकि भोजपुरी बहुत लोगों को नहीं समझ आएगी। मैं आपको एक गज़ल की लाइन सुना देता हूँ, ठीक है। घुट घुट कर जीना छोड़ दिया, लो हमने पीना छोड़ दिया, घुट घुट कर जी। एक्चुअली इसमें जो लाइन है थोड़ा सा मिस हो गया। वो घुट घुट कर नहीं, मर मर के जीना छोड़ दिया है। गुलाम अली की गज़ल है कि मर मर के जीना छोड़ दिया, लो हमने पीना छोड़ दिया, ऐसे करके।
ओके सो सर अगर हम बात करें आपकी और हॉबीज़ क्या है? और मैं थोड़ा और भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर लेता हूँ, थोड़ा मतलब एक्सपर्टीज तो नहीं है। okay. थोड़ा ढोलक वोलक बजा लेना, थोड़ा हारमोनियम पे हाथ चला लेता हूँ, थोड़ा फ्लूट वगैरह बजा लेता हूँ, ऐसे ही चलता रहता है। ये कहते हैं ना जब ट्रेनिंग वगैरह होती हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं। हाँ, ये तो अब सिलेक्शन के बाद तो यही सब करना होता है, बाकी चीज़ें तो अब ज़िंदगी एंजॉय करनी होती है। तो ओके सो बेसिक हॉबी होनी चाहिए, सबके पास होनी चाहिए। अगर आप इस उम्र में आप युवा हैं, जवान हैं, Yes. आपके पास हॉबी नहीं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत नीरस हो जाती है। राइट ओके सो सर अगर हम बात करें नायब तहसीलदार में बेसिकली आप कौन से डेवलपमेंट या कौन से काम पर ज़्यादा फोकस करने का सोच रहे हो? देखिए, सिविल सर्वेंट से ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि आप क्या करेंगे नया। कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस जो रूल बने हैं, जो व्यवस्थाएं बने, उनको ठीक जैसे इम्प्लीमेंट करो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाओगे। यस जो कानून बने हैं, जो योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट कर दो, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाओगे। आप देश दुनिया के लिए बहुत कुछ कर दोगे। ओके बस उन्हीं को करना है, बाकी नया क्या करना है। सरकार ने कानून बना रखा, उस कानून को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, आप सबसे बेहतर काम कर देंगे। यस ओके सो सर लास्ट में मैंने अगर कोई बात ना पूछी हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे, जो भी तैयारी करते हैं, कि भाई देखो, ज़िंदगी में हार मत मानो, ठीक है। मैं इसका बहुत बड़ा एग्जांपल हूँ कि अगर आप हार मानोगे तो बहुत मतलब आपके सामने से चीज़ें निकल जाएंगी। बड़ी समस्याएं आती हैं, आप तैयारी करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि यार अप्स डाउन आते रहते हैं, ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ के हट जाएं। मेरे भी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे चांसेज आए कि अब तो नहीं करूँगा तैयारी, अब बहुत हो गया, छोड़ता हूँ, चलता हूँ, अब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता हूँ, पढ़ाता हूँ। लेकिन ये था कि टिके रहे, यहाँ पे मेहनत की और सकारात्मक सोच के साथ एक सही दिशा में काम करेंगे आप, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट बनता ही है। और जो भी इस तरह से काम करेगा, थोड़ा सा वही मैं कहूँगा कि एक प्लान बी रखेंगे आप तो उतने जल्दी डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो लंबी मोटिवेशन के लिए थोड़ा एक प्लान बी रखिए और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करिए, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। अब ये देखिए, मेरा एथिक्स का नोट्स है, मैं इसको एक क्लास से नोट्स उससे ऑनलाइन क्लास से बनाया था। तो आप ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में करके नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है, जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हैं जो भी करना हो। और इसे एक फ्लो चार्ट हो, ब्लॉक हो, तो इससे आसानी से आपको रिवीजन करने में बड़ा जल्दी होता है, आसानी से जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे। देखिए, ये मेरा हिस्ट्री का नोट्स है, वर्ल्ड हिस्ट्री का, मणिकांत सर का प्रिंटेड नोट्स है। मैंने उनके यहाँ टेस्ट सीरीज ली थी तो फिर वहाँ से चीज़ें मिली थी। अब देखिए, इसमें क्या है कि बगल में जगह खाली रहता है, तो आप यहाँ पढ़ते हैं और कुछ नोट करना हो तो इनको बगल में नोट करते चलिए, हाईलाइट करते चलिए, तो ये थोड़ा रिवीजन करने में आसानी होती है, जल्दी आप रिवाइज कर लेते हैं। इस तरह से स्पेस बना रहता है। भोजपुरी में एक बड़ा फेमस कजरी है, मैं आपको उसकी 2 लाइन सुना देता हूँ। मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू, मिर्ज़ापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमू। आपने देखा कि भैया ने कितने अच्छे तरीके से अपनी जर्नी को शेयर किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।